आप सुने होंगे कई दिनों से, एक महीने से जो है लगातार एक मामला चल रहा है। संतोष गुप्ता ने जो है एक बयान दिया था कि उनकी पत्नी और एक तथाकथित युवक जो है मिलकर उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज संतोष गुप्ता की पत्नी जो है मेरे साथ मौजूद है, यह बताएंगी कि क्या पूरा घटना, आप बता दीजिए क्या पूरा घटना है जिसको लेकर जो है आपके ही पति जो है आपके विरोध में जो है थाने में आवेदन दे रहे हैं, कार्यवाही चाह रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों चाह रहे हो? सर, मेरी शादी रेणु सागर में हुआ है, रेणु सागर गरबंधा गांव में। और मेरी शादी 14-15 साल के एज में हुआ है, 2008 में हुआ था। और बहुत बड़ी भगदड़ परिवार में हुआ था। किसानू है वहाँ पे, गाय भैंस वगैरह सभी हैं। तो वहाँ पे काम को लेके घर पे सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दिया जाता था। काम को लेके आए दिन मेरे साथ मार पीट, लड़ाई झगड़ा लगातार कंटिन्यू करते रहे थे, सास और बेटे दोनों मिलके। और मेरे बोलने पे मेरे हस्बैंड के ना रहने पे मेरे साथ काम को लेके मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना। जब हस्बैंड घर पे आते थे तो बोलते थे तेरी औरत किसी और से बात कर रही थी, तो फलाने से, तो ठिकाने से, दूसरे दूसरे से वो बोल बोल के उनसे भी मरवाती थी। तो वो भी मारना पीटना, टॉर्चर करना कंटिन्यू बना रहा। इसी बीच में मेरे मेरे हाथ टूट जाता था, और हाथ कितने बार काट दिया गया है, सर पे मार के सर फोड़ दिया गया है। 4 महीने का बच्चा पेट में था, बच्चे को भी पेट पे लाठी से मार के बच्चा भी मेरा खराब कर दिया गया है। एक घरेलू हिंसा को लेके कि तुम इसको छोड़ दो, ये चरित्रहीन है, तुमको दूसरी शादी हम करवा देंगे। इस मैटर में चलता रहा कंटिन्यू गरबंधा गांव से। फिर वहां से देखे कुछ गलतियां में अपनी माँ की भी देखे, तो मैं बर्दाश्त से बाहर हो जाता था। तो बोलती थी कि मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। इस तरीके से हालत होती थी, माँ से बात नहीं करने देते थे। मायके वाले भी मेरे उतने मजबूत नहीं हैं, तो कमजोरी पकड़ लिए थे सब, तो उनसे बातचीत नहीं करने दिया जा रहा था। मैं बर्दाश्त से बाहर हो जाता था, तो मैं बोलती थी कि मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तो कई बार वहां से मैं मायके चली गई हूँ, मेरी मम्मी 1-2 बार आके ले गई है वहां से। तो वहां से मैं जाके वहां से केस करी हूँ, थाने चौकी से, कोर्ट से, दुधी कोर्ट से जाके मैं केस करी थी। और ये केस 2014 में मैं करी थी। ये सब चलते रहा। एक बेटा एक बेटी और 2 बेटियां मेरी हो चुकी थी। और मेरी बच्चियों को मेरी मम्मी पापा ही पाले पोसे हैं। 2 बच्चियों को मेरी मम्मी ही पाली पोसी है पूरे 10 साल तक, दोनों की। तो वहां से मैं केस करी थी। तो अब नोटिस गया था घर पे, मैं मायके में रह रही थी। तो वहाँ रावस्टगंज में बुलावा, नोटिस गया, वहां से नोटिस गया तो बुलावा गया। तो मेरे से वो क्या करने लगे कि तुम सुलह हो जाओ, मैं ऐसा अब नहीं होगा, हम अलग रहेंगे अब, ऐसा तुम, मतलब पूरी तरीके से इमोशनली ड्रामा, ब्लैकमेल, जो भी इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए उस तरीके से इमोशनली ड्रामा करने लगे कि मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह पाऊंगा, तुम जानती हो, वगैरह वगैरह बोल के कि आ जाओ, चलो हम लोग अलग रहा जाए। तो ऐसे करके फिर ले आए। उनके पास काम भी ज्यादा नहीं था, तो मैं जाके सुलह हो गई। सुलह हो गई, मम्मी पापा को अपने ले जाके, मेरे मम्मी पापा को नहीं ले गए, बोल रहे हैं नहीं तुम चलो, हम पूरा रिस्क लेते हैं, पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो वहां से सुलह करवा के रावस्टगंज से मेरे को वापस ले आए। और वापस लाने के बाद वहां से नोटिस बोला गया था कि 6 महीने तक हम यहाँ से टाइम दे रहे, 6 महीने के अंदर कुछ भी कांड होता है तो एक्शन ले गया कानून। तो 6 महीने तक, साल भर तक कुछ भी नहीं किए मेरे साथ, मतलब हल्की फुल्की चलती रही। तो वहां से उठा के रेटा ले गए थे अपने नानी के घर पे। नानी के घर पे रह रही थी। तो वहां पे हमारे हस्बैंड जी का काम नहीं था, बराबर काम उनके पास नहीं रहता था। सर्विस डाउन रेणु सागर हिंडाल्को में करते थे, 10 दिन 12 दिन वाला, तो उससे ज्यादा मिलता नहीं था। तो घर में उससे कलेश होने लगा कि घर में पैसे नहीं देता है, तो सारा औरत पे खर्चा करता है, तो मायके ले जाके पहुंचाता है, ससुराल ले जाके देता है, इस तरीके से। तो वहां भी कंटिन्यू यही चीज बनने लगी। उनकी मौसी का इसमें पूरा पूरा हाथ है। अपनी मौसी का वो बहुत ज्यादा बात मानते हैं। 2012 में भी ऐसी झगड़ा होता था, तो उठा के मुंबई बुला ली थी कि चलो तुम लोग मुंबई आ जाओ, मुंबई में तुम लोगों को हम सेटल कर देंगे। मुंबई बुला के जैसे ही वहां पे काम धंधा करने लगे, तो उनको चिढ़ पड़ने लगा कि लोग कैसे तो आगे बढ़ने लगे। तो वहां से फिर वहां पे पूरी बंद करवा दी कि इसको टेम्पू नहीं दो चलाने को, इसको रूम से निकाल दो, वगैरह वगैरह। मतलब इस तरीके से कर दिए कि वहां से हम लोग कहीं कुछ कर ना सके। तो वहां से फिर वापस आए रहना।
रेटा में आए तो बराबर कंटिन्यू लड़ाई झगड़ा करने लगी, भड़काने लगी कि तेरी औरत उससे बात कर रही थी, तेरी औरत उससे बात कर रही थी। मैं सिलाई का काम करती थी तो भी किसी का कॉल आ जाए तो ये किसका नंबर है, इतने टाइम तक किससे बात करी हो, वगैरह वगैरह। मतलब लांछन लगाना, तमाशा करना, मारपीट करना, लोगों को बुला बुला के दिखाना। अच्छा खाना अगर नहीं बन पाया, अगर रोटी वोटी एक आग दो जल गया तो उसमें बुला के लोगों को दिखाना कि ये देखिए रोटी इस तरीके का खाना बनाई है, इस तरीके से। मतलब बहुत हमेशा से बेइज्जती करना, लोगों को बुला बुला के हमेशा से बेइज्जत करना, तमाशा बना के, मेरा हमेशा से तमाशा बनाते आए, बेइज्जत करते आए। बर्दाश्त से बाहर होते चला गया। फिर वही इमोशनल ड्रामा करना कि हो गया, गलती हो गया, वैसा नहीं होगा, चलो अब हम लोग अलग रहा जाए, ये किया जाए। फिर कुछ दिन तक होते, फिर बोलते थे कि चलो अच्छा वहीं रहा जाए, इतना पैसा दे, रेंट बढ़ रहा है, रूम का रेंट नहीं दे पाएंगे तो ये नहीं कर पाएंगे, चलो वहीं रहते हैं। फिर वहां पे लाना, मतलब पूरी तरीके से मुझे कोई काम नहीं करने देना, इमोशनल ड्रामा करके घर पे वापस ले आना। फिर 2 दिन 4 दिन शांत रहना, फिर वही मरवाना पिटना, तमाशा करना। मौसी सास भी उसी में लड़ाई झगड़ा मारपीट करवाना। अगर तनी सा हमारे तरफ बोलना ही करना करते थे तो तुरंत मेरे ऊपर लांछन लगाना चालू कर देती थी। और संतोष क्या करते थे, संतोष नियत के बहुत बेकार आदमी हैं, जिसको कहते हैं कि नियत खोर। बहुत कुछ औरतों पे, लड़कियों पे नात रिश्तेदार नहीं पहचानते थे। अपनी ही बहन के साथ, अपनी ही बहन की ननद के साथ वो पकड़े गए थे अनपरा में। अपनी बहन के साथ में उनकी सास, ननद की सास पकड़ी थी और उनकी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए कि जो भी हो, समय पे आगे दुकान चलाती थी, दुकान से दोपहर में आई तो पकड़ ली थी। तो लड़की बोली कि ये रूम में जबरदस्ती घुस के मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो वहां से पकड़े गए, लोग दबा दिए। वहां की बहन का भाई है, बहन सपोर्ट करी, सब दबा दिए वहां से। फिर यहाँ रेटा में उन्हीं की मौसी अपनी लड़की को लेके थाने में पहुंची कि संतोष गुप्ता मेरी लड़की पे क्या कहते हैं बलात्कार करने की कोशिश किया है कि कोशिश किया है। ये इस विषय में एप्लीकेशन भी डाली थी वो। तो इसके मामले में भी वो केस हुआ था, चलान काटा गया, रेणुसागर थाने से चलान काटा गया था। रावस्टगंज से मैं ही छुड़ा के लाई उनको, छुड़ा के लाई रावस्टगंज से जमानत करवा के। इसके बाद फिर वहां से आए, ऐसे ही चलता रहा, बराबर कंटिन्यू चलता रहा है ये सब लड़ाई झगड़ा मारपीट जलील करना। मैं उनके हमेशा फेवर में सपोर्ट करती आई और इसी का उनका बढ़ावा है। उनको बढ़ावा मिलता गया कि मैं तो इसके साथ कुछ भी करता हूँ, ये तो मेरे फेवर में ही रहती है। तो हमेशा मेरे को मारना पीटना टॉर्चर करना कंटिन्यू बना रहा। तो 2020 में जब लॉकडाउन लगी थी तो उस समय उनके पास कोई काम नहीं था। मेरी सिलाई के भरोसे काम चल रहा था घर का। साल भर तक उनका हाथ टूटा था, ये सब घरेलू मैटर में उनका हाथ टूटा हुआ था। तो साल भर तक मैं पूरा खर्च चलाई थी। तो उसी बीच के दौरान में हमारी मुलाकात राजेश वर्मा से हुआ था। आए थे, एक प्लान को लेके मेरे पास आए हुए थे। तो मेरे घर पे नहीं आए थे, मेरी फ्रेंड के घर पे आए। कौन सा प्लान था? आयुर्वेदा का प्लान था। तो मेरी फ्रेंड के घर पे आए हुए थे। तो उन्हीं के पास गई, मिले, बातचीत किए, बोले। हमारे हस्बैंड जी से जान पहचान हुआ, हमारे हस्बैंड जी से दोस्ती जान पहचान काम को लेके उन लोगों का होने लगा, चलने लगा कंटिन्यू। हमेशा दुख में सुख में हमेशा सपोर्ट करने लगे। इस तरीके से उनसे मेरे हस्बैंड जी की दोस्ती हो गई थी। तो आना जाना कंटिन्यू बना रहा। तो जब वो मेरे पे अत्याचार करते थे, हमारे हस्बैंड जी अत्याचार करते थे, मारते थे, पीटते थे, टॉर्चर करते थे। तो इन्हीं के बीच में कभी कभी इनका फोन आ जाता था। तो जैसे घर से इंसान प्रॉब्लम में रहता है, परेशानी में रहता है, तो बात करता है तो होता है ना 2-4 बातें। तो उनसे बताने लगी कि नहीं सर ऐसे ऐसे बात है, इस तरीके से। तो कहते हैं ये सब कब से चल रहा है मैम? तो हम बोले सर ये तो हमारे साथ जब से शादी हुई है तब से चल रहा है सब चीजें। तो बोल रहे हैं कि आप समझाती क्यों नहीं है, समझाइए। या फिर भाई समझाने से फैमिली है, फैमिली टूटे ना, हम तो यही चाहेंगे फैमिली है अच्छे से चले, अच्छे से समझे। तो वो क्या किए कि समझाए, लोगों के बीच में ले गए, उनको बाहर भी ले जाए, बाहर की दुनिया दिखाने लगे कि बाहर की दुनिया देखो, जानो, समझो। औरतों पे अत्याचार करना सही नहीं है, औरतों पे बच्चों पे अत्याचार नहीं किया जाता है। तो हमारे हस्बैंड जी को ये लगने लगा कि हमारी औरत के बीच में ये क्यों बोल रहे हैं, हम उसको मारे पीटे काटे चाहे जो भी करे, तो ये क्यों बीच में बोल रहे हैं। तो इनको
इनसे मतलब इनको टारगेट कर दिया गया कि इस तरीके से ये बीच में हमारे बोल रहे हैं, तो इनके साथ में हमारा लांछन लगाना चालू कर दिया कि वो रखे हैं तो ऐसे वगैरह वगैरह जो भी अभी चल रहा है, ये सब चीजें बहुत पहले से ही जलील करना, लोगों के बीच में नीचा दिखाना, गलत बोलना, फिर शांत हो जाना, मतलब ये सब तमाशा करके फिर शांत होके फिर घर में एकदम हंसी खुश रहने लगते थे। तो ऐसे करते रहते करते थे, चलते करते चले गए, कंटिन्यू बनते चला गया वही चीज। इसी के बीच में हमेशा मेरे साथ जोर जबरदस्ती, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण मेरे साथ कंटिन्यू करने लगे। बच्चों के सामने ही इस तरीके से करना, तो बच्चे बीच में बोलते, बच्चों को भी मारना पीटना। इस विषय में मैं भी केस करी हूँ, बच्चों को मारना पीटना, यहाँ कोतवाली थाने से केस करी थी, परियार साल की बात है ये, केस करी थी मैं यहाँ से। तो एक्शन लिया गया था, उस समय चुनाव का माहौल चल रहा था, तो एक्शन लिया गया था, चालान किया जा रहा था। तो मेरे से आगे गिरगिट की तरह सब लोग करने लगे कि नहीं पति है, ऐसा नहीं किया जाता है, पति है, बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, ऐसा वगैरह वगैरह। लोग सामाजिक जो समझौता होता है वो समझाने लगे, बताने लगे कि नहीं सुन लो, जाके ले आओ निकाल कर, ऐसे नहीं किया जाता वगैरह। तो भाई कितनों की तो 4 बच्चे हैं, बच्चों को लेके सोचना पड़ जाता था। तो फिर मैं वहां से गई, उनको छुड़ा के लाई, जमानत करवाई, सुलह करवा लेती थी जाके, बार बार सुलह, इमोशनल ड्रामा, सब पूरी फैमिली उनको मिलके इमोशनल ड्रामा करके मेरे को जाके सुलह करवा लेती थी। तो सुलह करवा के ले आई मैं। तो वहां भी टाइम दिया गया था 6 महीने का, कि 6 महीने तक देंगे, ऐसा कुछ भी अगर मारपीट किए तो फिर दूसरा मौका नहीं देंगे। तो वो 6 महीने तक कुछ नहीं बोले, 6 महीने तक शांति रहे, हल्का फुल्का होता था, तो उतना तो हो गया, सब चलता है। कहते हैं कि पति पत्नी का लोग जो कितना तो चलते रहता था, लेकिन ये मारना पीटना थोड़ा सा कम कर दिए थे, क्योंकि वहां से ऊपर से आदेश आया था, तो मारना पीटना कम कर दिए। ये साजिश के में हो गए, जैसे कि साइको नहीं होता है, साइको के जैसे अंदर अंदर पूरी तरीके से एक बेइज्जत करने का। फिर भी इस बीच भी लोगों को बुलाना चालू कर दिया, हमारे आवास के कमेटी वाले जितने हैं उन लोगों को बुला के तमाशा करना, कि जब मेरे साथ शारीरिक शोषण करते थे तो मैं आवाज उठाना चालू कर दी, बोलने लगी, तो वो लोगों को बुला के तमाशा करना चालू कर दिया है, नीचा दिखाना कि ये देखिए हमारी औरत का उससे संबंध है, उससे संबंध है, हमारे साथ ऐसे नहीं कर रही है, तो वो वगैरह वगैरह पूरी एकदम नीचपनाई जितना होता है। तो कमेटी वाले भी समझाते थे कि दोनों लोग को समझाते थे कि अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, हमारे क्या कहते हैं कि आवाज का भी बदनामी कर रहे हो, और तुम लोग इस तरीके से हरकत, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, बच्चों का मुंह देखो, बच्चों को लेके चलो, तुम लोग समझाते थे। नहीं तो अगर नहीं चल पा रहा है तो अपना अलग हो जाओ, लिखा पढ़ी करके अलग हो जाए, चाहे डिवोर्स लेके अलग हो जाओ। तो हम तो तैयार हैं, हम डिवोर्स ले लेंगे, क्योंकि हमारे अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, अब हम नहीं सह पाएंगे ये सब चीजें। तो उनका कहना था कि मैं तुमको आजादी नहीं दूंगा, तुम आजाद होना चाहती हो ना, तुमको आजादी नहीं दूंगा, तुमको इस लायक कर दूंगा कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओ, तुम कहीं जीने लायक नहीं छोड़ूंगा तुमको, ये बोलते थे मुझे। तो ऐसे ही चलते गया, वो बराबर कंटिन्यू ऐसे ही करते रहे, लोगों को बुलाना, तमाशा करना, हमारे तैयार होने पे, जैसे मैं भी तैयार हुई हूँ तो उस पे झगड़ा करना, और अगर कहीं बच्चों को लेके टहलने घूमने चली गई उस पे झगड़ा करना, मार्केट गई उस पे झगड़ा करना, कंटिन्यू लड़ाई झगड़ा कंटिन्यू बना रहा, मौके की तलाश में बने रहे किसके प्रति अब कोई भी बोलेगा। तो इसी बीच में हम कभी कभी राजेश वर्मा जी से बात करती थी, तो वो यही बोलते थे कि जुर्म सहने वाला भी एक तरफ से ये होता है, और क्या कहते हैं जुर्म करने वाला भी होता है, तो आप सही नहीं, अपने आप स्वयं अपने खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। और संतोष जी को भी बोलते थे कि संतोष जी ये जो आप कर रहे हैं ना, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, आप लोग तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन इसके प्रति बच्चों की लाइफ आप बर्बाद कर रहे हैं, जो आप बहुत गलत कर रहे हैं, समाज पे बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। एक औरत को आप इस तरीके से नीचा दिखा रहे हैं, नीचा दिखाने के चक्कर में बच्चों के भविष्य को लेके दाव पे लगा दे रहे हैं। तो वो इनको टारगेट करें कि इसके पीछे वो क्यों बोलते हैं, इनको टारगेट में ले लिए कि इनके पीछे बोलते हैं, पूरी तरीके से टारगेट में लिया गया, तमाशे पे तमाशा, मौके पे मौका लिए गए। और इस चीज का पूरी तरीके में, इससे पहले मेरा फोन कई बार छीन लेना, मैं सबूत के तौर पे 1-2 वीडियो भी बनाई थी उनके लड़ाई का, तमाशा करने का, तो मेरा फोन छीन के फोड़ देते थे, तोड़ देते थे, और अपने खिलाफ जितनी भी सबूत रहती थी सारा तोड़ फोड़ देते थे। हमको अपाहिज की तरह बना देते थे कि इसके पास कोई सबूत रहे ना हमारे खिलाफ, और लोगों के सामने आके दुख रोना,
दुख गाना चालू, अभी भी अपने फेवर में लोगों को लाने के लिए दुख गाना, दुख चालू करना शुरू कर देते थे कि अरे मेरे साथ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, वगैरह वगैरह। पूरी तरीके से लोगों को अपने फेवर में लाने के लिए हर कोशिश को वो कामयाबी प्राप्त करने के लिए हर कोशिश करते थे, और वो अभी भी कर रहे हैं। उनकी लड़ाई किससे है? एक औरत से है। एक औरत को नीचा दिखाने के लिए हर चीज वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे इस्तेमाल वो जो अपने तरफ से कर सके। तो हमारा कहना यही होता था कि जो आप इस तरीके से कर रहे हैं, हमारा आपका नहीं पट रहा, नहीं जम रहा है, तो आप लिखा पढ़ी ले लो। मैं लिख के भी दे दी हूँ। 2-3 साल पहले उनको एक वही लिखवा के लाए थे, किससे तो लिखवा के लेके आए थे, तो मैं साइन कर दी थी कि आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, आप एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इस तरीके की जलील हरकतें नहीं करेंगे, बच्चों के लिए जिएंगे, बच्चों के लिए आप कीजिए, बच्चों के लिए मैं करती हूँ। आप शादी करना चाहते हैं, आप शादी कर लीजिए, मैं उसमें भी नहीं रोकूंगी। ये भी मैं बोली थी उनको। तो वो क्या बोलता है, तुमको आजादी चाहिए तो तुमको आजादी तो नहीं दूंगा, तुमको उस कदर बर्बाद करूंगा कि तुम कहीं की नहीं रह जाओगी, और कहीं मुंह दिखाने लायक तुमको नहीं छोड़ूंगा, दुनिया में कहीं तुम जीने लायक नहीं छोड़ूंगा तुमको। इस तरीके का मुझे धमकी देते थे, बराबर कंटिन्यू धमकी देते थे। तो उस दिन मैं मार्केट गई थी, बराबर ऐसे कंटिन्यू चलता रहा। तो नहीं, इससे पहले लड़ाई झगड़ा जब होता था तो मैं शारीरिक शोषण ऐसी प्रताड़ना करते थे तो मैं छोड़ के चली गई थी, अलग रह रही थी। मैं मिश्रा हॉस्पिटल के पास अलग रह रही थी, रूम रेंट पे लेके। तो 4 महीने तक अलग रही थी। तो उनको पता करते 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 जब पता चला कि मैं वहां पे रह रही हूँ, तो वहां पे भी पहुंच के वो तमाशा किए, दारू पी के रोड पे तमाशा किए, जलील करते थे, बेइज्जती करते थे, खूब जलील बेइज्जती करते थे। मेरी रूम की चाबी, मेरा मोबाइल, मेरा जो भी मेरे पास था सब छीन के लेके चले आए, सब छीन के लेके चले आए। उस समय मैं रह रही थी यहाँ पे, क्या कहते, कॉलेज मोड़ पे। कॉलेज मोड़ पे मेरा रूम था, फैमिली वाला रूम। तो वहां पे रह रही थी, तो वहां पे सब छीन के लेके आ गए। तो मैं उनके पीछे आई सुबह में, मेरे को 8 बजे रात में तमाशा करके बारिश के पानी में बाहर निकाल के रूम का चाबी छीन के सब चले आए थे। मैं रोड पे ही भीगते पानी में पूरी रात वैसे ही पड़ी रही। इसके बाद सुबह मैं गई रूम पे, मेरा चाबी दो, मेरा मोबाइल दो लेने के लिए, तो मेरे को मार के मेरा पैर ही तोड़ दिए वहां पे कॉलेज मोड़ पे, जहाँ पे मैं रह रही थी, वहां पे मार के मेरा पैर ही तोड़ दिए। फिर पैर मार के तोड़ दिया। फिर मैं जा रही थी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, कोई मोबाइल था नहीं, कोई हेल्प करने के लिए, सब मना कर देते हैं कि कोई भी हेल्प इसका जो भी करेगा वो जाएगा, ये ऐसी है वैसी है, नीच पर नहीं दिखाएगा। तो सब लोग अपनी इज्जत बचा के साइड हो जाता था कि भाई पति पत्नी को मैटर में कौन बोलेगा, कौन इस तरीके का काम करेगा। तो वहां से इलाज उलाज ले जाके वंदना हॉस्पिटल में करवाए, प्लास्टर व्लास्टर करवाए। मम्मी आ रही थी, पता चला तो उनको मना कर दिया, नहीं मम्मी गलती से हो गया, मत आइए आप, अब ऐसा कुछ नहीं होगा वगैरह, वही इमोशनल ड्रामा किए। तो मम्मी फिर नहीं आई हमारी, और मेरे से बात नहीं करने दी, अब नहीं बात की है, मेरे से बात नहीं करने देते थे। वहां से फिर मैं, जब मेरा पैर टूट गया तो क्या किया कि बच्चों को उस रूम पे छोड़ के मेरे ही रूम पे आके रहना स्टार्ट कर दिए। बच्चे वहां प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, दिक्कत झेल रहे हैं, तो मेरे ही रूम पे आके रहना चालू कर दिया। हम बोले जब कुछ करना नहीं है, बच्चों को वहां छोड़ के जब मेरे साथ ही रहना है इस तरीके, तो अभी यही सब सवाल जवाब होने लगा। ये सब तो चुप रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, सिर्फ प्लानिंग के में साइको के जैसे एकदम प्लानिंग, आगे का प्लानिंग बना के रखता था, पूरी की पूरी इस तरीके से रखे रहते थे। फिर वहां से ऐसे चलते रहा। फिर वहां से बोले कि चलो अब हम आवास वाला फाइनल करवा लेते हैं, तो आवास में रहते हैं हम लोग। तो आवास में फाइनल करवा के हम भी जो सोचे चलो बच्चे हैं, बच्चों से मैं कंटिन्यू मिलती रही बाहर में ही, बच्चे बताते रहे घर की स्थिति, घर की जानकारी। अब ये सब चीजों की वजह से, ये सब पति पत्नी के झगड़ों में, इसके बर्ताव की वजह से मेरा लड़का, बड़ा वाला लड़का, इतना गलत रास्ते पे चला गया है। ना वो पढ़ाई करता है, ना पढ़ाई लिखाई करता है, ना मेरी बात सुनता है। मेरे पास ज्यादा नहीं रहता है, वही मौसी सास के पास ज्यादा रहता है, और रेटा में ज्यादा रहता है। तो मेरा लड़का जैसे बाप करता है, शोषण करता है, बेइज्जत करता है, सारी रात पूरी कपड़ा उतार उतार के प्राइवेट चीजों पे काट देना, दांत से काट देना। मेरे गाल पे भी निशान है, दांत से काटे हैं, हर एक जगह पे, मतलब काटना, चापना, इस तरीके से करना। फिर उसको फोटो भी बनाता है, मेरे को मार के, पीट के, काट के उसका वीडियो बनाता है, फोटो बनाता है, दिखाने के लिए लोगों को। अब किस प्रकार से दिखाता है वो तो आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं।
तो बच्चा मेरा क्या किया कि उस पे भी असर पड़ने लगा, तो मेरा लड़का भी गलत रास्ते पे निकल गया, चोरी चमारी करने लगा और मारपीट लड़ाई झगड़ा गलत गलत चीजों में रहने लगा। तो वो मेरी ही बेटियों के साथ, अपनी ही बहन के साथ, ना समझ था नहीं उतनी समझ थी, लेकिन मेरी ही बेटियों के साथ वो गलत काम कोशिश करने लगा। अब क्या चाहती हैं आप? अब हम यही चाहते हैं, वो तो मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा है, कहीं का नहीं छोड़ा, जो वो उसका जो कहना था वो अपना पूरा कर दिया। तो मेरी बेटियां भी मेरे पास हैं, हम अपनी बेटियों का पूरा सपोर्ट चाहती हूँ और उससे पूरा खर्चा चाहती हूँ अपनी बेटियों के लिए। मुझे उस घर से निकलवाना चाहता है, मैं उस घर से क्यों निकलूं? हमको हर जगह से निकाला गया, रेटा से, गरबंधा से, ताव दे के, बोल के, हर चीजों से, तो मैं सब जगह से छोड़ के निकली। और यहाँ पे मेरी मम्मी 1 लाख रुपए दी है, मेरे पापा 1 लाख रुपए दिए हैं आवास लेने के लिए, तो 1 लाख रुपए उसमें मेरा लगा हुआ है। तो उस चीज को खर्च कर दिए हैं हर जगह पे, अपने नौकरी के यहीं पे किस्त बनवाए हैं, तो उनका ही किस्त कट रहा है। और उस घर से भी निकालने का उसका प्लान है कि इस घर से निकाल दिया जाए इसको, तो मैं उस घर से नहीं निकलूंगी। आज दूध वाले को भी वो मना कर दिया फोन करके कि दूध उसको मत दो, वहां पे दूध लेके आप नहीं जाओ। बिजली का बिल वगैरह भी पता नहीं भरा है नहीं भरा है, नहीं भरा होगा, सीधे सारी तरीके सारी व्यवस्था बंद गया है, आरओ खराब करके गया है, सब चीज मतलब मेरे को वहां से निकालने के लिए घर में कोई चीज पहुंचने नहीं दे रहा है, रास्ते में ही बाहर ही अपनी मौसी के पास रह के बाहर ही सारा काम कर रहा है इस तरीके से। तो अभी आप क्या चाहती हैं? तलाक चाहती है, पति से कार्रवाई चाहती है? मैं उसके साथ में नहीं रहूंगी, कार्रवाई चाहती हूँ और मैं डिवोर्स नहीं लूंगी। आपके पति कहते हैं कि हमको तलाक चाहिए? अब डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं डिवोर्स दे चुकी कई बार, मैं तैयार थी, पूछिएगा, मैं ये चीज मैं उनके सामने भी रखूंगी, आमने सामने भी करके आप बात करवा सकते हैं, मैं इस चीज को सामने भी रखूंगी। मैं अब डिवोर्स उसको नहीं दूंगी, सीधी मुझे कार्रवाई चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जो मैं 18 साल से झेलती आई हूँ, 18 साल से मैं बर्दाश्त करती आई हूँ, उसका मुझे न्याय चाहिए। अब इतना कुछ हो जाने के बाद मुझे डिवोर्स देना था उसको, तो इससे पहले भी 4 साल से जो इस तरीके से हरकतें कर रहा है बहुत ज्यादा, तो 4 सालों में डिवोर्स तो मैं देने के लिए तैयार ही थी, डिवोर्स लेके क्यों नहीं साइड होगा? ये सब तमाशा क्यों? जब तुमको इतना तुम्हारे आत्मसम्मान पे होता था, वो 1 नंबर का चरित्रहीन आदमी है, इतना नीच इंसान है कि किसी को भी नहीं छोड़ता है, चाहे नात हो रिश्तेदार हो, मेरे ही घर में मेरे ही बगल में औरत को लाके करता है, इस तरीके की हरकत वो करता है। बस मेरे पास सबूत नहीं है, क्योंकि वो सबूत देने से पहले मेरे हाथ से छीन के मेरा मोबाइल छीन लेना, मेरा मोबाइल तोड़ देना। लेकिन एक फोटो है मेरे पास जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, कितनी औरतों के साथ में वो नाजायज संबंध बनाता है और उस तरीके का हरकत करता है, उसका कोई इमेज ही नहीं है। मतलब प्रशासन से आप कार्रवाई चाहती हैं? कार्रवाई चाहती हूँ। तो ये रहा, आपने सुना कि किस प्रकार से जो है इनके साथ शोषण किया जा रहा था। इनके अपने ही घर के अपने पति ने जो है इनको जो है सड़क पर लाने की पूरी तैयारियां जो है किस प्रकार से कर रखी है। फिलहाल प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद की है, तलाक नहीं देंगी ऐसा इनका कहना है, क्योंकि तलाक के मामले में कई बार इन्होंने जिक्र किया है, बात किया है, कई बार तलाक के डॉक्यूमेंट दस्तावेज भी तैयार हुए हैं, लेकिन तलाक नहीं हुए। विवाद की स्थितियां बढ़ती गई और स्थिति अब इतनी बढ़ गई है कि इसका आकलन करना बड़ी मुश्किल है। तो आप सभी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दे सकते हैं और प्रशासन निष्पक्ष जांच कर इन्हें न्याय दे, यही उम्मीद जो है जिला प्रशासन सिंगरौली से करती है।